हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ऑब्जेक्टिव क्लास लगातार जारी है और जारी ही रहेगा जब तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट ना करा दिया जा रहा है माय डियर। यानी कि 30 दिसंबर तक हमारा टारगेट है। 30 दिसंबर आपका फुल सिलेबस मॉर्निंग की क्लास में और साथ में आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन भी 30 दिसंबर तक समाप्त हो जाए। आपके सारे चैप्टर्स जितने हैं सभी के शानदार ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराऊं, ताकि कम से कम क्वेश्चन करते हुए भी हम लोग सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर माय डियर करके आ जाएं। यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा 150 से 200 मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे माय डियर। तो टारगेट अपने याद रखेंगे, 35 में 35 नंबर हमें अचीव करना है माय डियर। ठीक है, शुरू करते हैं आज का क्लास। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर माय डियर। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं माय डियर अल्टरनेटिंग करंट। आज से हम लोग शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन माय डियर। और आपके सामने जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है माय डियर, ये वो क्वेश्चन है जो हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आज वाला क्वेश्चन होने वाला है अल्टरनेटिंग करंट का माय डियर। अगर आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता है तो अल्टरनेटिंग करंट का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे नहीं बन पाएगा माय डियर। इसलिए पहला न्यूमेरिकल जो पहला क्वेश्चन हम लोग का, ये आपको हर हाल में रिजल्ट याद होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है? कह रहा है कि रिलेशन बताना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में, IRMS में और उसी अल्टरनेटिंग करंट के अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू में, यानी कि IRMS और I नॉट के बीच में। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS और उसका अधिकतम मान I नॉट के बीच में क्या संबंध होता है माय डियर। तो बाकायदा मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको करवा रखा है। क्या रिलेशन होता है याद रखेंगे कि जो मैक्सिमम करंट होगा I नॉट उसका 1/√2 टाइम्स होता है क्या? आपका IRMS करंट, यानी कि IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन √2। क्या होता है IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन √2 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? माय डियर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि IRMS करंट जो होता है वो I नॉट के मैक्सिमम करंट के 1/√2 टाइम्स होता है, यानी कि √2 से डिवाइड करेंगे तो होता है। अब ध्यान से सुनिए, इस तरीके से पूछता है एग्जाम के अंदर। एक तो आपको कह दिया कि भाई दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपको यही कहता कि अल्टरनेटिंग करंट के AC के IRMS का मान होता है। अब मान होता है और आपको ऑप्शन में दिया रहेगा I नॉट के फॉर्म में, या I नॉट के जगह पे I मैक्सिमम भी लिखा हुआ मिल सकता है। I नॉट मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अधिकतम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो सकता है I नॉट के जगह I मैक्सिमम भी लिखा हुआ मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो याद रखना है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू वही है, बात खत्म। IRMS इक्वल टू I नॉट अपॉन √2। अब कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है कि माय डियर अल्टरनेटिंग करंट के RMS वैल्यू और उसी के अधिकतम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। पहले ही क्वेश्चन पूछने का तीसरा तरीका क्या था? हमसे क्वेश्चन पूछता कि सर IRMS और इसके अधिकतम वैल्यू का अनुपात क्या होगा, ये रेशियो क्या होता है माय डियर। है बात समझ में? तो बोला सर ये कौन सी बड़ी बात है, I नॉट यहां ऊपर में है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो IRMS अपॉन I नॉट हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1/√2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा माय डियर? 1/√2 के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में? तो हमारा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा। इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है क्या, कि अल्टरनेटिंग करंट के अधिकतम मान I नॉट और RMS करंट का रेशियो क्या होता है। आया बात समझ में? तो बोला सर अधिकतम मान और RMS का करंट का अगर अनुपात पूछेगा तो इसको उल्टा कर देंगे, I नॉट ऊपर चल जाएगा, IRMS नीचे आ जाएगा, तब आंसर क्या हो जाएगा? तब बोला सर आंसर √2 हो जाएगा। 1/√2 को उल्टा कीजिएगा तो √2 मिलेगा माय डियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसी को कई तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ये याद है तो आप कुछ भी पूछेगा आप जवाब दे देंगे माय डियर आसानी से। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरे चक्कर में
प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, एवरेज वैल्यू कितनी होती है। तो ये भी मैंने मॉर्निंग क्लास में पढ़ा रखा है माय डियर। क्या होती है, एवरेज वैल्यू पूरे एक साइकिल में 0 होता है। क्या होता है, पूरे एक साइकिल में 0 होता है। तो आपको याद रखना है कि जो औसत मान होता है, औसत मान किसका, प्रत्यावर्ती धारा का, वो एक चक्कर में पूरा एक चक्कर में कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो बोला सर कैसे होगा, अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाते हैं हमारे, इस तरीके से बनाते हैं। तो ये जितना प्लस का होता है आधे साइकिल में उतना ही माइनस का होता है, इसीलिए औसत अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो औसत क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर बी करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, जो रिलेशन माय डियर आरएमएस करंट और आरएमएस करंट और आई नॉट के बीच में होता है, वहीं सेम रिलेशन वोल्टेज के लिए भी लागू होता है माय डियर। इसका मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मूले को अगर हम वोल्टेज के रूप में लिखें माय डियर, तो हम लोग वोल्टेज के रूप में भी लिख सकते हैं कि सर ई आर एम एस इजकल टू ई नॉट अपॉन √2 होता है। जो चीज़ आप करंट के लिए लिख रहे हैं वहीं हम यहाँ वोल्टेज के लिए भी लिख सकते हैं। तो आई आर एम एस इजकल टू आई नॉट अपॉन √2, तो वोल्टेज के लिए भी लिखेंगे ई आर एम एस इजकल टू ई नॉट अपॉन √2 माय डियर। तो सेम क्वेश्चन वोल्टेज के लिए भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3rd नंबर। क्या कहता है, इफ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एसी, इसको मैं हिंदी में नहीं लिख पाया हूं क्योंकि स्पेस की कमी थी माय डियर। तो मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान, ध्यान से देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे, मैक्सिमम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज दे रखा है किसका, एसी का। कितना दिया हुआ अधिकतम वोल्टेज, 220 वोल्ट। यानी तो अधिकतम वोल्टेज कौन होता है, ई नॉट। ई नॉट का मान दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट। कितना दिया है, 220 वोल्ट आपको दे रखा है ई नॉट का मान। देन आरएमएस वोल्टेज इज, बोला आरएमएस पूछ रहा है, इसका मतलब आरएमएस पूछ रहा है तो क्या करेंगे सर कि ई नॉट का मान 220 दिया है तो √2 से क्या कर दें, डिवाइड। तो बोला सर √2 से डिवाइड कर दीजिए, बस बात खत्म। तो बोला 220 अपॉन √2 कहीं ऑप्शन में दिया है, बोला सर नहीं दिया है 220 अपॉन √2, लेकिन 220 इंटू √2 मल्टीप्लाई में तो दिया है। और 90% बच्चे सोचेंगे अच्छा सर गलती से कहीं हम ही कन्फ्यूज हो गए, कहीं मल्टीप्लाई ये में होगा, और यही टिक कर देंगे और हो जाएगी गलती। थोड़ा सा सोच लेना था माय डियर। क्या सोचना था कि अगर सर बाई में √2 नहीं दे रखा है तो क्या मैं इस 220 को 2 गुना 110 लिख सकता हूं, बोलिए माय डियर। 2 गुना 110 नहीं लिख सकता हूं, 110 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 220 हो जाएगा, बोला बिल्कुल हो जाएगा सर। और ये देखिए जब ऐसा होगा तो √2 से 2 कट जाएगा √2 बार में। कैसे कि 2 को हम लोग लिखेंगे √2 इंटू √2, बोला बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 2 को कैसे लिख देंगे, √2 इंटू √2। तो बोला सर एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा और ये 110 बचेगा। तो 110 इंटू √2। बोला सर ये तो दे रखा ऑप्शन में, कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 110 इंटू √2 वोल्ट हो जाएगा माय डियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे माय डियर। बढ़ते हैं माय डियर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे हो, और अगले क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुल मिला के एक टाइप के क्वेश्चन जैसे हमने पीछे और किया उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है अब हम लोग वापस से करने वाले हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये एक जैसे पैटर्न पे है और खास करके एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, और वो फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस करंट का माय डियर। तो अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होती है, वो एक इक्वेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट की। अगर एसी का इक्वेशन आपको याद है, वोल्टेज और करंट की इक्वेशन बिल्कुल हूबहू होती है, साइनसोडियल होती है, ये सब बातें अगर आपको पता है तो आप यूं चुटकियों में इन सब क्वेश्चन का जवाब देंगे, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं माय डियर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कि द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज,
किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है, किसी क्षण पे मान होता है, वो कितना होगा, वो इक्वेशन हम लोग कैसे देते हैं, वो इक्वेशन हमसे पूछी जा रही है कि प्रत्यावर्ती धारा का जो इक्वेशन होता है, तात्क्षणिक इक्वेशन करंट के लिए, वो क्या होता है, वो हमें बताना है। तो आप सभी के दिमाग में, ख्वाबों ख्यालों में, हर जगह माय डियर ये बात फिट होना चाहिए कि जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होती है, आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। या अगर ये करंट की जगह वोल्टेज की इक्वेशन होती तो वोल्टेज की इक्वेशन भी ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है मानियर। क्या होता है, ई इजकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज की इक्वेशन होती, ये करंट की इक्वेशन होती है आई इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइनोसोडियल होते हैं, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। देखिए आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस के फॉर्म में नहीं, कैसा होता है, साइन के फंक्शन में हमारा होता है कौन, अल्टरनेटिंग करंट, तो साइनोसोडियल होता है। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारा आंसर होगा, जहां पे आई जो होता है वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर करंट की वैल्यू है। और ये आई नॉट अभी तक पढ़ चुके का क्वेश्चन, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या धारा का शिखर मान, धारा का अधिकतम मान या धारा का आयाम जो कह लीजिए माय डियर। आया बात समझ में, ये सब किसको बोलते हैं हम लोग, आई नॉट को। करंट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, सब इसी का नाम है आई नॉट का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं माय डियर। आपको एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन में आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आपसे अल्टरनेटिंग करंट का अधिकतम मान पूछा जा रहा है। तो मैंने बोला अभी आपको कि अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप यूं चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे माय डियर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी सर इक्वेशन होता है, और जो आई नॉट होता है वो अधिकतम मान होता है। तो बोला सर तुलना कीजिए, इसके साथ कंपैरिजन कीजिए इसका। जैसे इसका कंपैरिजन आप इसके साथ करेंगे तो क्या देखते हैं सर, आई इक्वल टू ये क्या है, यही तो सर आई नॉट का मान है, यही तो आई नॉट है। और देखिए साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा के जगह पे कितना है, 100 पाई है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा था, देन दी मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान। तो थोड़ा सा अधिकतम मान तुलना कर लेंगे, आई नॉट का मान कितना दिया है 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ एसी इज इतना। वापस से आपको पूछा गया और कई बार क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है एग्जाम के अंदर, करंट की इक्वेशन दी गई होती है और अब की बार आपसे आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है माय डियर, फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है। और आपको क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है माय डियर। बोला कैसे निकालेंगे, बोला तुलना कर लेंगे सर, कंपैरिजन तो कीजिए। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बोला सर आई इक्वल टू आई नॉट का मान कितना दिया है, तुलना कीजिए, आई नॉट का मान 0.6, साइन ओमेगा ये देखिए टी का टी है और ओमेगा के जगह पे क्या दिया हुआ है सर, 100 पाई, 100 पाई। तो ओमेगा का तुलना कर लीजिए। बोला सर ओमेगा बराबर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 100 पाई, तो बोला सर आंसर भी दिया, ऑप्शन में भी है 100 पाई, टिक कर दूं, बोला कर दो, गलत पाओगे नहीं करेंगे माय डियर, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ओमेगा इजकल टू 100 पाई, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है माय डियर। तो ओमेगा इजकल टू फॉर्मूला होता है हमारा, ओमेगा इजकल टू होता है 2 पाई एफ। क्या होता है फार्मूला, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ होता है। अल्टरनेटिंग करंट में आप पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, ओमेगा इजकल टू 2 पाई एफ। तो बोला सर ये 2 पाई एफ किसके इक्वल है, 100 पाई के इक्वल है तुलना करने पर। बोला सर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, तो फ्रीक्वेंसी कितना मिल गया, 50 मिल गया माय डियर। कहाँ दे रखा है, बोला सर दे तो रखा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 50 पाई भी दिया है माय डियर। तो ध्यान रखेंगे पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई तो आएगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या मात्रक होगा, हर्ट्ज होगा। ठीक है माय डियर, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज माय डियर। आ गए हैं माय डियर हम लोग आज अपने आखिरी कुछ क्वेश्चन के ऊपर माय डियर। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है आज का हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 5 माय डियर देन द पावर फैक्टर पूछा जा रहा है आप सभी से।
अगर आपसे धारा कह दे कि जो करंट है और जो वोल्टेज है, जो करंट और वोल्टेज है उसके बीच कलांतर फेज का डिफरेंस कितना है, फाई है, तब पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान बताइए माय डियर। अगेन अगर आप मॉर्निंग क्लास में हर रोज कहता हूं, अगर आप मॉर्निंग क्लास देखते हैं माय डियर तो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि पीछे 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है किसी कारणवश, पर आगे से कल से आनी वापस से शुरू हो जाएंगे माय डियर, ठीक है। तो शक्ति गुणांक होगा पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर होता है माय डियर कॉस फाई, कॉस फाई इक्वल टू होता है आर बाई जेड, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। ये होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला अल्टरनेटिंग करंट में, जहां आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और जेड क्या है, इंपेडेंस, प्रतिबाधा है। क्या है, प्रतिबाधा। जेड क्या है, प्रतिबाधा, और आर क्या है, प्रतिरोध। आया बात समझ में? बोला दोनों अलग अलग है क्या सर? बोला दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों रेजिस्टेंस है, हाई किसी खास चीज का रेजिस्टेंस है, और जेड 2-3 चीज को मिला करके टोटल रेजिस्टेंस की बात करता है माय डियर। तो आर बाई जेड क्या हो जाएगा, कॉस फाई, यानी पावर फैक्टर क्या होगा, कॉस फाई होता है। बोला कहां दे रखा है सर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस फाई, और इस कॉस फाई बराबर वैल्यू क्या होती है, आर बाई जेड। इस पे हालांकि सीबीएसई ने पावर फैक्टर वाला टॉपिक इस साल से हटा दिया है सिलेबस के अंदर, कोई बात नहीं है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड इसके अंदर तो बना हुआ है माय डियर, अभी भी पावर फैक्टर नहीं हटा है। यूपी बोर्ड में भी कुछ सिलेबस कमी की गई है, लेकिन अभी भी ये वाला सेक्शन बचा हुआ है, और बिहार बोर्ड में तो सिलेबस कमी नहीं हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है, सब कुछ पढ़ना है माय डियर। तो कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ कंडक्टर इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बोला सर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया? बोला माय डियर यहाँ देखेंगे कि अभी हम लोग ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दोनों एक ही यूनिट है, तो दोनों के क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन कर लिया, अब ईएमआई का एक सिंगल क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्या कहता है, यदि कोई जो चालक है, कंडक्टर है, वो चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, गति कर रहा है, तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा माय डियर, और वो विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होगा उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसको अलग से हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर में हेडिंग बना करके, क्या मोशनल ईएमएफ करके टॉपिक होता है। क्या होता है, मोशनल ईएमएफ, मतलब मोशन की वजह से, गति की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना किसी चालक में माय डियर, कहां पर, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या कहलाएगा, मोशनल ईएमएफ। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, BLV होती है। क्या होती है, BLV, जहां B चुंबकीय क्षेत्र, L उसकी लंबाई, और V वेलोसिटी वेग होता है, जिस वेग के साथ, जिस वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होगा माय डियर। तो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BLV माय डियर। याद रखेंगे कब होगा मोशनल ईएमएफ, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, BLV होता है। तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आने वाला एक क्लास और होगा अल्टरनेटिंग करंट के ऑब्जेक्टिव्स का, जिसमें हम लोग अभी हमने सर्किट के क्वेश्चंस नहीं किए हैं माय डियर। तो सर्किट के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, एल सर्किट, आर सर्किट, एलसीआर सर्किट से कैसे क्वेश्चन बनता है, एवरेज पावर से कैसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर। थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूं आपको सारे की सारी जो आज के टॉपिक मैंने पढ़ाया और आज जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे माय डियर। वीडियो शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है माय डियर, इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।